करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर सोल्यूशन 2023। ये देखा जाए तो 15/7/2023 को जो पेपर हुआ था उसका हम फुल एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम 2024 का पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो ये 23 का भी इंग्लिश मीडियम हम करा दिए थे। यदि आप इसका नहीं वीडियो देखें आप चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे सर जी, नमस्ते। ठीक, तो यहाँ खाना भाई खा चुके हैं, थोड़ा सा वाईफाई कनेक्शन ख़राब हो गया था इसीलिए एटलीस्ट 1 घंटा पेपर डिले हो गया। कोई टेंशन नहीं, बट जिस उम्मीद के साथ आए हैं उस उम्मीद को कायम रखेंगे और वन शॉट वीडियो में आपका ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर सोल्यूशन पूरी तरह से फिनिश करके ही जाएंगे। ठीक है, इसके पहले आप 2024 का नहीं देखे हैं उसके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, अब आपको बता देते हैं जाते जाते, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, दोबारा बोल रहे हैं, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल और केवल 2 साल का पेपर सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। कितना? 2024 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए, 2023 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास बुक ही नहीं इसकी होती है। ठीक, ये रियलिटी है। यस सर। ठीक है, अब ये होता नमस्ते। ठीक, अब हो क्या रहा है देखिए ध्यान से। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर बहुत स्लो आप पढ़ा रहे हैं। देखिए स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, देखा जाए तो 2024 का सारा पेपर सॉल्यूशन करा दिया गया, 2023 का एटलीस्ट केवल 2 सब्जेक्ट बचा हुआ वो भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो जो भी चीज़ पढ़ाया जाता भाई कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर के साथ कराया जाता। आज मान लेते हैं आपका 26 तारीख है, अभी देखा जाए तो एटलीस्ट आपका 14 से लेके 15 दिन तक बचा हुआ। टेंशन नहीं लीजिए, इस टाइम जो भी चीज़ पढ़िए, अभी मान लेते हैं हम हरा के लेक्चर दे ही दें। ठीक है, हमारे पास सारा उपलब्ध है भाई, हम हरा के सारा लेक्चर दे दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लिखने में भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो भी चीज़ देखिए हम अब ये पढ़ाने जा रहे हैं तो इसको हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं बुक से उठा के छाप दी हम, नहीं, हर एक साल के पेपर को देखते एनालिसिस करते हैं कि किस पॉइंट को हमें मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब तक ये लेक्चर चला रहेगा। ठीक है, एक भाई हमारे कमेंट किए थे, ठीक है, कमेंट किए थे, वो हमारे पास हम जानते हैं सरकारी मित्रा जी हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको। ठीक है, ये किए थे कि वो कह रहे थे सर इतने डेट हो जाएगा कैसे। ठीक, अब ये चीज़ें अब ध्यान से जो चीज़ पढ़ाएगा उसे आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कीजिए, कि ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ते जाएं पीछे से भूलते जाएं। नहीं, अभी देखिए हम कल जो किए थे सुपर 20 यानी जो पेपर सॉल्यूशन जो किए थे 2024 का, हम तो नहीं जानते थे, हम इतना कॉन्सेप्ट 2 घंटे के अंदर पढ़ाएं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाए हैं। जो लड़का अंत से लेके यानी सुबह से लेके शाम तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक बैठा था उस लेक्चर पे, वादा है कि मेरे भाई 80% उसके माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा भाई, बट हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करके जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा, पेपर डेट यानी डेट में गैप होगी, कभी नहीं सोचिएगा मत भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2000 आपको हम पेपर आपके हमारे सामने यहाँ पर पेपर कितने साल का है हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने देखिए, ठीक, ये सेकेंड ईयर का पेपर है, सेकेंड ईयर का पेपर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। 27 जून 2024 यानी जून में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 26 का पेपर, ये तो 2023-24 का पेपर है, और ये 2000, ठीक है, ये तुम्हारे पास देखा जाए तो ये 2024 का भी जून में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो पेपर है कम्युनिटी फार्मेसी, और हम आपको पेपर दिखा देते हैं, यही पेपर तुम देख लो, यही पेपर आपके सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 15/7/2023 का ये पेपर है। ठीक है, पहले तो गैप हुआ करता था, 1% मत सोचिए गैप कभी नहीं होता था भाई। ठीक है, अब 2 साल से हम 2-3 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, 22 से पहले यदि हुआ होगा, ठीक है, यानी कोरोना से पहले गैप वगैरह होके करता होगा तो उसकी टेंशन नहीं है, बट इस टाइम जैसे 2 साल से पेपर हो रहा है, 1 दिन भी गैप नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये अपनी जहन से उतार दीजिए। आज से देखिए कम से कम एग्जाम से 1-2 दिन पहले सारा अपना क्लियर करके रख लीजिए, 2 दिन पहले तक अपना सारा सब्जेक्ट क्लियर करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि भाग दौड़ी ज़िंदगी में आप क्या करिए, यदि दूर होगा तो आप जाकर वहाँ रूम वगैरह ले लीजिएगा, मैनेज करिएगा किसी तरह से। ठीक है, ये मत सोचिए। और पीसीआई है, तुम कितना भी चिल्ला लो ना, कितना भी चिल्ला लो, अभी एग्जिट एग्जाम था, हम तो लोग बहुत सारा प्रयास किए थे कि सर एग्जिट एग्जाम टल दिया जाए, पीसीआई को कुछ भी नहीं सुनता भाई, तुम कितना भी चिल्ला लो। ठीक है, अब कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं चिल्ला रहे हैं कि सर हो
वो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, पीसीआई है, कुछ भी नहीं करने वाला भाई। अब तुम सोचो गैप होगा ना तो नहीं होगा, ठीक है, इतना तुम कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, तो वो पीसीआई एकदम से गधा बोर्ड है भाई। बट क्या किया जाए, आप तैयारी अपनी बुलंद रखिए, ठीक है, अब सोच के निकाल दीजिए कि गैप होगा, होना चाहिए, बट जानते हो, ठीक है, हमारे पास 2022 का पेपर है, 2023 का, 2024 का, सब पेपर यदि हम आपको दिखा दें, सब पेपर में किसी पेपर में गैप नहीं है, ठीक है भाई। हम 2022 का पेपर लेकर आते हैं आपके सामने। ठीक है, ये हमारे पास देखिए शूटिंग्स वगैरह है फर्स्ट ईयर का, ये सोशल का है, ये कोग्नोसी का, इसमें भी एक दिन भी गैप नहीं था, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीज़ें मुद्दे हम छोड़ते हैं, सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। ये आपके सामने प्यारा सा पेपर है, ठीक है, प्यारा सा पेपर है, पेपर उठा के कहाँ रख दिए हम भाई, ठीक है, इसका लो भैया ये हो गई है, ठीक है। ओ भाई कहाँ चला गया जी, उठा के कहाँ रख दिए, वेट करना पड़ता, ठीक है। ठीक, इसमें लपेट दिए थे, ठीक है। तो आपके सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्यारा सा पेपर है इसमें, ठीक है। देखा जाए तो हर एक पेपर से थोड़ा सा ऑड टाइप में होता है, ये 50 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में 2 साल देखा जाए तो हर साल में लास्ट में किया था, बट अब की 9 जून को सबसे पहला पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ही है, ठीक है। तो ये कितने घंटे का होता है आपका, ठीक है, 2.5 घंटे का होता है, हर घंटा हर पेपर 3 घंटे का और 80 नंबर का होता है ना, बट ये 50 नंबर का 2.5 घंटे के अंदर रहता है। इसमें एमसीक्यू 1 नंबर वाला कुछ भी नहीं है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन 3 थी क्वेश्चन, कोई 2 करना पड़ेगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन कोई 3, इसमें से कोई 2 करना पड़ेगा, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें से कोई 3, कोई 2 करना पड़ेगा, जो आपको अच्छे तरीके से आता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कोई आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा देखा जाए तो कोई आपको यहाँ से 2 करना पड़ेगा, इसमें से भी कोई 2 करना पड़ेगा, ठीक। बट हम इस वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले, हर एक क्वेश्चन को टच करके जाने वाले हैं, टच नहीं मतलब पूरा स्लाइड करके देंगे भाई आपको, ठीक, जैसे सलाद बना के देते हैं ला बाबू खा, उसी तरह से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। अब इसका नोट यदि चाहिए, ठीक, इसका नोट चाहिए तो इसका प्राइस एक्चुअल में देखा जाए तो कितना है, 30 रुपीज़ है, जो आपको 2023 का पेपर सोल्यूशन इसमें करा के दिया जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ नंबर पे जो तुम्हारे पास बोल रहे हो, ठीक है, कॉलेज वाले पेपर के साथ में अपने अपने रख दिया है, नहीं ये कॉलेज वाले नहीं करते हैं यहाँ, वंदना, ठीक है, मिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये काल आज ये सब सारी चीज़ें देखिए, इसकी प्राइस टोटल कितनी 23 रुपीज़ रखी गई। अब सभी मेन मुद्दे पर चलते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रहा है, ठीक, अब थोड़ा सा बातें भाई 8 मिनट हो गई, ठीक है, ले रखा है एक्सप्लेन इकोसिस्टम इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सामने दिया गया है आपके सामने इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए एक तरह का सिस्टम क्रिएट किया जाए, ठीक है, एक तरह का सिंपल सिस्टम क्रिएट किया जाए, हो क्या रहा है, देखिए ये मान लेते एक जंगल है, ठीक है, जंगल में जितने भी तुम्हारे पास क्या हो गए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, और हमारे पास जल हो जाएगा, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य चीज जो उत्पन्न में एनिमल वगैरह सब चीज होते हैं। तो ये सब देखा जाए तो पेड़ पौधे जल तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं रह सकते, और ये भी पेड़ पौधे बिना कार्बन डाइऑक्साइड जल के नहीं रह सकते। मतलब इस पे देखा जाए तो ये डिपेंड है, इस पे देखा जाए तो ये डिपेंड है, तो एक दूसरे से जब तुम्हारे पास क्या होता है डिपेंड होते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसी सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये सब तुम्हारे पास देखा जाए तो नॉन लिविंग है, यही तुम्हारे पास लिविंग है, तो लिखा आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो,
किसी क्षेत्र में अपने भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। और भौतिक वातावरण में जो परस्पर क्रिया करता है उसी को क्या बोलते हैं, और उनकी वर्किंग सिस्टम बनी रहती है, मतलब इनका एक वर्किंग सिस्टम बनी रहती है, ये इन पे काम आता है, ये इनके काम आता है, तो ये सिस्टम अपने आप ऐसे सिंपली क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, हमारे पास इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक, तो ये सामने दे दीजिएगा पहला डिफिनेशन इकोसिस्टम का। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इकोसिस्टम बायोस्फीयर की, ठीक है, फंक्शनल तथा एक्सट्रक्शन यूनिट मानी जाती है। अब ये को हो कह रहा भाई, ठीक है, यदि देखा जाए तो इकोसिस्टम बायोस्फीयर की जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर में तुम्हारे पास जल हो गया, थल हो गया, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है, इसी पे जीवन पॉसिबल होता है। तो ये तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट होगा। नेक्स्ट में यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम को किसको बोला जाता है, पी ऑडम नामक वैज्ञानिक थे, पी ऑडम नामक वैज्ञानिक थे, उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ इकोसिस्टम माना जाता है। अब इकोसिस्टम टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम था तुम्हारे पास एजी टेंसले। 1935 में 1935 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, एजी टेंसले। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था, इकोसिस्टम टर्म दिया था। क्या दिया था, इकोसिस्टम टर्मोलॉजी को दिया था। तो ये हो गया इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ से लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो में यानी होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। जिसे लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को ए बायोटिक बोला जाता है। चाहे आप लिविंग सिस्टम तथा नॉन लिविंग भी लिख सकते हैं, ए बायोटिक या बायोटिक कुछ भी आप लिख सकते हैं। ए बायोटिक मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ए बायोटिक सिंपली देखा जाए तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित न रहते, मतलब नॉन लिविंग इनको बोला जाता है। और बायोटिक मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास जीवित रहते हैं, सिंपल सा लिख भी देते हैं। चलो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉन लिविंग हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपके सामने क्या हो जाएंगे, इसमें लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, दो तरह के होते हैं, चाहे नॉन लिविंग लिखे, चाहे लिविंग लिखे, चाहे एबायोटिक लिखे, बायोटिक लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए एबायोटिक को फर्दर डिवीजन किया गया, फिजिकल फैक्टर और तुम्हारे पास केमिकल फैक्टर। देखिए फिजिकल फैक्टर में से टेम्परेचर हो गया, लाइट का मोस्टली सनलाइट, क्योंकि सनलाइट का ही यूज करके पेड़ अपना भोजन बनाता है, बारिश हो गई, और तुम्हारे पास सॉइल मतलब मिट्टी हो गई। तो ये फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और केमिकल फैक्टर के अंतर्गत जैसे तुम्हारे पास यानी एलिमेंट आते हैं, गैस आते हैं, प्रोटीन आते हैं और लिपिड आते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब बायोटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इसमें प्रोड्यूसर यानी सबसे पहला तुम्हारे पास क्या हो जाता है, प्लांट्स आते हैं। वो प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, हर्ब सर्ब, ठीक है, क्लाइंबर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ऑटोट्रॉफ यानी प्रोड्यूसर यानी प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब कोई पूछेगा ऑटोट्रॉफ यानी प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, तो प्लांट को प्रोड्यूसर बोला जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक किसे बोलते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में नहीं बनाते, उन्हें क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता है। इसमें क्या होना आते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कोई भी ह्यूमन आ सकता है, कोई एनिमल बीइंग आ सकता है, कुछ भी, मतलब जो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। ठीक है, हम सब लोग हैं अभी पेड़ पौधे पर निर्भर है, दाल चावल रोटी सब्जी सब पेड़ ही से प्राप्त हो गई, मसाला हो गया। ठीक, ये ठीक इन पे निर्भर करते हैं। अब तुम्हारे पास लिखा डीकम्पोजर, डीकम्पोजर भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब ये डीकम्पोजर मतलब क्या होगा, ये सब्जेक्ट तुम्हारे पास है। ठीक है, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में एमसीक्यू आता नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डीकम्पोजर, डीकम्पोजर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इंक्लूड होता है। क्या होता है तुम्हारे पास, बैक्टीरिया हो गया, और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास ईस्ट हो जाएगा। ये सब डीकम्पोजर के अंतर्गत है। मतलब ये सिंपली सा देखा जाए सड़ाने का काम करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो ये तुम्हारे पास क्या था, इकोसिस्टम और देयर स्ट्रक्चर। हमसे क्वेश्चन में देख के पूछा था सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है, हमने इकोसिस्टम बता दिया, यहाँ से अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको दे दिया। अब इसी में हमसे क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसको हम एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसको बायोडाइवर्सिटी गुरुदेव क्या होती है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए सामने दे रखा, दो टर्मोलॉजी दी थी, इकोसिस्टम हमने एक्सप्लेन किया, फिर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सामने आपकी रही बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब बायोडाइवर्सिटी गुरुदेव क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत सटीक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप कमरे में हैं, आपके क्लास
में हैं तो देखेंगे कोई काला रहेगा, कोई गोरा रहेगा, ठीक, और कोई तुम्हारे पास लंबा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई मोटा रहेगा, कोई पतला रहेगा। तो ये देखा जाए तो आपके क्लास में मान लेते हैं एटलीस्ट 66 लोग हैं, यानी 60 लोग मान लेते हैं, ठीक है, 60 लोग होते हैं, ठीक है, यानी एक्चुअल में पीसीआई 66 करती है। अब मान लेते हैं 60 लोग लड़के हैं, तो इनमें देखा जाए तो अलग अलग है, तो इसमें भी क्या होगी, वैरायटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये बताओ वैरायटी किसमें देखने को मिलती है, जीव यानी बायो में देखने को मिलती है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता हिंदी में बोला जाता है। अब आशा करते हैं बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आई होगी। क्या लिख रखा, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता। जैसे पौधों में विविधता देखा जाए, अब पौधों में तुम अमरूद देख लो, अलग है, आम अलग है, फिर आम में आओ तो आम में भी देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटी है, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, देसी है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, खट्टा वाला, मीठा, तो पौधों में भी वैरायटी होने की मिलती है। उसके साथ साथ जानवरों में वैरायटी मिल रही है। जानवर मतलब हम ही सब में देख लो, कुत्ते में देख लो, भैंस में देख लो, गाय में देख लो, गाय की बहुत बहुत सारी वैरायटी आती है, नील गाय, गिरी गाय, साहिवाल, ये सब सुने होंगे आप, ठीक, ये होगा। सूक्ष्म जीवों में भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, बैक्टीरिया अलग, वायरस अलग, फंजाई अलग, तो इन सब में जो विविधता देखने को मिलती है और इनकी परिस्थितिकी यानी हैबिटेट हमेशा हमेशा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी, इसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट में बायोडाइवर्सिटी जैविक जीवन के विभिन्न रूपों, उनको पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। अब देखिए इनके संबंध मतलब क्या होगा, जैसे अभी शेर है तो शेर का बच्चा शेर ही पैदा होगा, ऐसा थोड़ी ना हाथी पैदा कर देगा, ऐसा नहीं हो, हाथी का बच्चा हाथी होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास होगा। तो वही चीज़ें देखा जाए तो जीवों में विभिन्न रूप, उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता कौन, बायोडाइवर्सिटी। अब बताओ विविधता न रहे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। अब इस समय इतनी विविधता तुम सोच सकते हो, ठीक है, एक कुत्ता की वैरायटी ले लो, देखेंगे अलग अलग तुम्हारे पास वैरायटी के कुत्ते आ रहे हैं, जर्मन सफर्ड, वोडाफोन, बहुत सारे तुम्हारे पास, हमारी कॉलोनी में एक है, ठीक है। अब तुम सोचो वोडाफोन का एक कुत्ता लिए हैं, ठीक है, अब तुम सोच सकते हो कितने, 18,000 का। एक गरीब तबके को लोग 18,000 में लाएंगे भैंस, दूध पियेंगे भल भर, ठीक है, सुबह शाम चराएंगे, ठीक है, तो यही करेंगे। तो ये तुम्हारे पास होगा बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा लेंदी इसको लिखे हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा बट काम क्लियर होगा। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब इनकी संख्या जीन लेवल पे होता है, उसमें कोई ना कोई बदलाव होता है, जैसे शेर में अलग जीन होता, हाथी में अलग जीन होता, ठीक है, तो ये हमारे पास अलग जीन होता, कुत्ता में अलग जीन, भैंस में अलग जीन होता है। तो विभिन्न प्रकार की संख्या, जैसे तुम्हारे पास शेर हो गया, हाथी की जो तुम्हारे पास जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति के भीतर जीन का तुम्हारे पास अंतर होता है, उसे जीन यानी क्या होते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इकोसिस्टम, उनका तो हैबिटेट में अंतर है, जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसे एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल वो धरती पे नहीं रह सकते, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो धरती पर है बट पानी में नहीं रह सकते, कुछ उड़ते हैं, आर्बोरियल होते हैं, एरियल होते हैं, तो अलग अलग तुम्हारे पास हो सकते हैं, ठीक। तो ये प्रकार हो जाएगा यहाँ से। अब बायोडाइवर्सिटी का महत्व गुरुदेव बता दीजिए। ये देखा जाए तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने की जिम्मेदारी कब चलेगा, अभी तुम्हारे पास फार्माकोग्नोसी का, ठीक है, इसके तुरंत लेक्चर के बाद, ठीक है, एटलीस्ट 1 से, ठीक है, 1 से आपका फार्माकोलॉजी का जितना क्रूड ड्रग्स है सब चलेगा भाई, ठीक है। बट आप ये सेकेंड ईयर का यहाँ पे भी जाइए, मस्त से आराम करिए। बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है, इकोसिस्टम को बैलेंस करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। फूड और कामा मेडिसिन कामा ईंधन का स्रोत को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी। कौन कौन, इकोसिस्टम को बैलेंस करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। फूड होगा, मेडिसिन, फूड मतलब भोज्य पदार्थ होगा, जैसे चावल वाला अलग प्लांट, गेहूं वाला अलग प्लांट, अरहर का अलग, सब्जी का अलग, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी इसमें देखने को मिलती है। मेडिसिनल प्लांट अभी आपके अगल बगल देख रहे हैं, तुलसी होगी, नीम होगी, ठीक है, एलोवेरा होगा, तो ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी हर सब की क्या होगी, अलग अलग होती है। ईंधन का स्रोत भी बायोडाइवर्सिटी देता है, ठीक। नेक्स्ट में जलवायु, जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है, यही सब करते हैं। कौन कौन, तुम्हारे पास जलवायु होगा, जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है, यही करता है, ठीक। आर्थिक और तुम्हारे पास आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान कौन करता है, यही करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे चंदन प्लांट हो गए जो बहुत महंगा बिकते हैं, हम ये आर्थिक को मेंटेन करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा। अब बताओ बायोडाइवर्सिटी की किसको खतरा है, यदि देखा जाए तो पेड़ बहुत ज़्यादा काट देंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाएगी,
तो ये लिख रखा है तुम्हारे पास, वनों की कटाई से हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पॉल्यूशन, जो तुम्हारे पास तगड़े तगड़े पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी, जल परिवर्तन इन्हीं से हो रहे हैं। अवैध शिकार लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक, तो ये सब सिस्टम हो जाएगा आपके सामने। कौन कौन, वनों की कटाई से, पॉल्यूशन से भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जा रही है, जलवायु परिवर्तन से हो जा रही है, अवैध शिकार से हो जा रही हैं। तो ये तुम्हारे पास रहा किसके बारे में, देखिए क्वेश्चन पूछा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, हाउ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब हम जो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम और इकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है, आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, ठीक, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसानदेह कर रहा है, ठीक है, तो उसी को पूरा इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये प्यारा सा देखिए तुम्हारे पास रहा, ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, कौन कौन सा इफेक्ट है जो हमने सामने लिख दिया गया। सबसे पहले लिखा है ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ग्लोबल स्तर पर इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर कैसे, अब कहेंगे सर हम ये चीज़ प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं दे रहा, किसी न किसी तरह से, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से वो क्या कर दे रहा है भाई, नुकसान दे ही रहा है, ठीक है, तो वही चीज़ लिखेगा क्या, वो कौन कौन सी चीज़ कर रहे हैं, जैसे प्रभाव उनका यानी इफेक्ट क्या पड़ता है इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। ओवर पॉपुलेशन मतलब बढ़ती जनसंख्या, बताओ जब यदि बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ठीक, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ भाई, ठीक है, 10 क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, एक बार और लगा देते हैं भाई, ठीक है, इतना हाइड्रोजन लगा हुआ है, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए भाई, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा आराम से दिख जाएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा अपनी कोशिश करते हैं, एक बल्ब है तो आप यदि हम 2 बल्ब और लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा विजिबल हो सके, ठीक है, यदि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप कुछ दिखा कि नहीं ये बताइए, आप खाना से बताइए। ठीक है, दिखा तो हम क्या समझते हैं अब, देखिए सबसे पहले लिख रखा है ओवर पॉपुलेशन, यदि बताओ देखा जाए तो जनसंख्या यदि बढ़ाई जाए, ठीक है, तो हमारी धरती पर लोड पड़ेगा, कैसे, देखिए हम वनों को काटेंगे घर बनाने के लिए या शहर की तरफ भागेंगे जो हम शहर में पॉल्यूशन पैदा करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं, तो इससे हमारे इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पहला पोर्शन है, क्या लिख रखा है, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, पहले लिखा अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, जैसे वनों की कटाई, यदि लोग रहेंगे तो आपके अगल बगल देखा जाए तो पेड़ को काट के घर बनाएंगे। अभी सिंपल सा अपने बाबा से पूछना या अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे गांव के बगल में बहुत बड़ी बड़ी बाग रहती थी, यदि रियलिटी होगी तो, ठीक है, तो बताएंगे, ठीक है, अब तुम सोचो सब काट के खेत बना दे रहे हैं, ठीक है, या आप देख ही रहे होंगे आपके अगल बगल या कोई बागी होगी उसे लोग काट रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, घर हो गया, कृषि के लिए पर्यावरण का नुकसान हो गया, सब ओवर पॉपुलेशन से ही होता है, ठीक है, अधिक जनसंख्या से। नेक्स्ट में वनों की कटाई, यदि आप बताओ वनों को काटेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जैसे तुम्हारे पास जंगलों की कटाई हो गया, लकड़ी हो गया, कृषि हो गया, शहरीकरण के कारण, ये शहरीकरण है, ठीक है, शहरीकरण के कारण से भी देखा जाए तो हमारे पास पॉपुलेशन पे इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम पे तगड़ा नुकसान करता है, जिससे वन जीवन को नुकसान पहुंचता। बताओ शहरीकरण करेंगे तो हम पूरा पूरा पेड़ वगैरह काट के बर्बाद कर देंगे, ठीक है, जब पेड़ को काटेंगे तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं जाहिर सी बात वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा,
जिससे वन जीवन को नुकसान पहुंचता है, जो सामने दिया गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास तीसरा दिया है प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन बढ़ेगा। मानव की गतिविधियों से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। अब गतिविधियां क्या हो रही है, अब जान ही रहे हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक का यूज बल भर कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक का यूज बल भर कर रहे हैं, उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। लिख रखा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, सब यही ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, जो बहुत तगड़ा नुकसान भी कर रहा है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास नियम लिखा है, हैबिटेट निवास विनाश हो रहा है। हर एक जीवन का क्या होगा, हैबिटेट खराब हो जा रहा है। 1 मिनट एक बार इसे हम थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाए, हो रही हैं, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी जो है इसी से हो रहा है, ये ब्राइटनेस बढ़ाकर देखना ठीक है। तो इससे हो रहा है हमारे पास बहुत तगड़ा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये भी रियलिटी है। जैसे अभी बताओ तुम वन काटोगे तो वाइल्ड लाइफ की जीवन समाप्त हो जाएगी। बड़ी बड़ी नदियां हो गई, उसको नदियों को पाट के शहरीकरण कर दे रहे हैं। नदियां खराब तो नदियों में रहने वाली मछलियां की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वही लिख रखा, उनके निवास पे भी हम पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं, जो लालची आदमी कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम सोच सकता है, आदमी यानी सबसे खराब जानवरों में से देखा जाए तो एक ह्यूमन की लाइफ है, ठीक है। अब तुम सोचो किसी को नहीं बख्श रहा, ठीक है। तो ये लिखा, ह्यूमन एक्टिविटी से वाइल्ड लाइफ की लाइफ तथा जीवन आदि पर अस्तित्व खराब हो रहा है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अति उपयोग, यानी लिखा उपभोग, मतलब ओवर कंज्यूशन, मतलब अब जितना चाहिए उससे कईयों ज़्यादा आप उपयोग कर दे रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। लिखा है तुम्हारे पास ओवर कंजप्शन से नुकसान पहुंच रहा है। कैसे, अब हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, अभी मान लेते हैं पानी हमको 1 बाल्टी चाहिए, मोटर से चलाएंगे तो कईयों बाल्टी हम निकाल देंगे। हो रहा है कि रियलिटी की नहीं। तो ये सब जो पानियाँ खराब हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब इसीलिए बोला जाता है पानी हो गया, बिजली हो गया, फूड हो गया, आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचाना। ये सब बचाएंगे तो अपने लिए, आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो इन सबको बचाने की कोशिश आप प्लीज़ से प्लीज़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को यही सब बचाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में माइनिंग कर रहे हैं लोग। माइनिंग मतलब क्या होगा, खनन कर रहे हैं। बताओ, हमारे तो बाग के नीचे कहेंगे यहाँ सोना पाया जाएगा, पूरा बाग खदोड़ देंगे और वहाँ के जो जीवन है वो बर्बाद करेंगे, उसको खोदाई करेंगे तगड़ा, वो भी खराब हो जाएगा। तो खनन के कारण से भी इकोलॉजी डैमेज हो सकती है। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से पेड़ पौधे काट के हम शहर बसाएंगे, उससे बर्बाद हो सकती है। हार्मफुल तथा रसायन खाद्य पदार्थों का उपयोग जो कर रहे हैं हम, इससे हमारी पे इकोसिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो ये कईयों कारण है, ठीक है, जो इकोलॉजी हमारी बर्बाद हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या पड़ता है, इतना जितना लिखे थे इनके बारे में थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है जी, कह दिया है बायोडिग्रेडेशन तथा बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, अब बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, जैसे अभी सब्जी का छिलका, जो पत्ता हो गया, सबको कहीं इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, सड़ के हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है, मतलब उसकी उपज को बढ़ाएंगे। तो उसी को बायोडिग्रेडेशन, मतलब जो प्रक्रिया सड़ रही है उसको बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख रखा, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, उसका बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है। तो पहले समझते हैं बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें पहला पोर्शन लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, इनको पहले यहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर नीचे बायोडिग्रेडेबिलिटी को हम इंक्रीज करा देंगे, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है, जैविक पदार्थों को तोड़कर प्राकृतिक तत्वों जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बायोमास में बदल देते हैं, उसी को बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। मतलब सिंपल सा देखा जाए तो सूक्ष्म तत्व, जैसे अभी हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, जैसे मान लेते कागज़ फेंक दें, ठीक, और हम क्या करें, सब्जी का छिलका फेंक दें, फल फेंक दें, बचा हुआ भोजन हम फेंक दें, तो बैक्टीरिया उसे खा के हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा तोड़ के प्रकृति में पहुंचा देंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा एक प्रक्रिया होती है। अभी पेन को फेंक दिया जाए तो ये सड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। यह लिखा है, यह प्रक्रिया पर्यावरण में स्वाभाविक यानी सेल्फ रूप से होती, तुम करोगे नहीं तब तो ऑलरेडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे, ठीक है, चीज़ें ऐसे पाए जा रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास जैसे क्या क्या सड़ेगा,
फल का छिलका, फूड आइटम, सब्जी, ठीक है, मिट्टी में सड़कर विघटित हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है। नेक्स्ट में बायोडिग्रेडेशन विघटी यानी विघटन की वास्तविक प्रक्रिया होती है। यानी विघटन की वास्तविक प्रक्रिया कौन होती है? एक्चुअल में देखा जाए तो बायोडिग्रेडेशन होती है। यदि बायोडिग्रेडेशन ना होगी तो दुनिया में जो भी चीज़ फेंक रहा है सड़वा नहीं करेगा भाई, ठीक। तो ये सड़ाने की जिम्मेदारी डिकम्पोजर ले बैठे हुए, तो सोचो हमारे वातावरण को साफ कर रहे हैं आराम से। ये हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, इनके बारे में मतलब वो तुम्हारे पास प्रक्रिया थी, बट ये एक तरह का गुण है कि इनमें हो रहा है कि नहीं। तो लिखा है पहला पॉइंट है, यह किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो यह दर्शाती है कि वह बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया में कितनी आसानी से विघटित हो रहा है। मतलब कोई चीज़ है जैसे भी सब्जी का छिलका जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, उसके साथ साथ देखा जाए तुम्हारे पास क्या बोलते हैं जी, ठीक है, ये हमारे पास प्लास्टिक वगैरह ना के बराबर मत तो होते तो कईयों हजार साल लग जाते हैं, ठीक है। तो लिखा है यह किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो यह दर्शाता है कि वह बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया से उतनी आसानी से विघटित हो सकता है कि नहीं, उसे बायोडिग्रेडेबिलिटी बोलते हैं। यह गुण है ना कि कोई प्रक्रिया, मतलब ये गुण है, बताता है जैसे आपके अंदर कोई चीज़ काम है, कहते हैं इनके अंदर ये ईमानदारी का गुण है, तो वो प्रक्रिया एक्चुअल में आपके शरीर के अंदर गुण है, आपके अंदर गुण है वो, ठीक। जैसे एग्जांपल में कागज की बायोडिग्रेडेबिलिटी गुड होती है, मतलब बताएंगे कागज की बायोडिग्रेडेबिलिटी उसकी गुड तब आ जाएगी, कागज जो है एक्चुअल में देखा जाए तो बायोडिग्रेडेबल हो रहा है, बट उसी की तुलना में प्लास्टिक नहीं हो रहा। तो वही लिख रखा, कागज की बायोडिग्रेडेबिलिटी गुड होती है लेकिन प्लास्टिक की नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबिलिटी बोला जाता है, ठीक। तो ये रहा है आपका प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भैया, ये हमारे पास क्या होगा, पहले का यानी पहले का 1 2 3 सब हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई। क्या दिया है, गिव द, ठीक है, गिव द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, मतलब एसिड रेन क्या होता है, इसकी केमिस्ट्री पहले देखिए। केमिस्ट्री मतलब पहले एसिड वगैरह रेन सब बता देना, इफेक्ट वगैरह सारा बता देना, बट लास्ट में थोड़ा सा बता देना एक्चुअल में रिएक्शन कैसे एटमॉस्फेयर में हो रहा है जो एसिड प्रोड्यूस हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको बता देना, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। क्या लिख रखा, सबसे पहले समझते हैं एसिड रेन क्या होता है, ठीक। सब कुछ एसिड रेन के लिखने के बाद थोड़ा सा हम केमिस्ट्री भी बता देंगे। तो आइए आपके सामने रहिए बायो, ठीक है, एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन गुरुदेव क्या होता है, सुने होंगे अपने घर पे, अगर मम्मी कहती होंगी जो बारिश का पहला पानी है प्लीज उसमें न नहाओ, क्यों, कोई ना कोई सर रीजन होगा। यस सर, रीजन भी होगा, ठीक है। एक्चुअल में मस्त हाई क्वालिटी का दिख नहीं रहा यार, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लिखा एसिड रेन वह गंभीर प्राकृतिक यानी पर्यावरणीय समस्या है जो तब होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें वातावरण से मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, तो वर्षा के रूप में अर्थ पे गिरते हैं, मतलब धरती पर गिरते हैं, उसी को एसिड रेन कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दोनों है। ये क्या करते थे, हमारे वातावरण में जो तुम्हारे पास जलवाष्प है, जलवाष्प मतलब जो वल गैस है, जलवाष्प से मिलकर क्या कर देते हैं, एसिडिक नेचर का बनाते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर का बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जो बारिश के रूप में हमारी धरती पर आते हैं, इसी प्रक्रिया को एसिड रेन कहते हैं, ठीक। एसिड रेन का प्रभाव सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी पर पड़ता है, मतलब दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सब पे देखा जाए तो क्या होगा, एसिड का प्रभाव पड़ता है। अब देखा जाए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डैमेज हो जाती हैं, पेड़ खराब हो जाता है, हमारी बॉडी खराब हो जाती है, एनिमल एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये होगा, क्या कारण है कि उनका यानी हो रहा है, ठीक है। तो कॉज दे रखे हैं, ठीक है। कॉज में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। यक्स क्यों लिखा गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हम क्या आते हैं नेक्स्ट पे, यहीं पर देख लेते हैं। अब इनका यहीं पर केमिस्ट्री देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड हमारी केमिस्ट्री है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेन कंपोनेंट हमारा बनता है, देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर, यहीं पर हम बताते, इतने में हम बता देंगे, ठीक है, इतने में बता देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री यही है जो मेन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कर देता है, ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे ऑक्सीजन से यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राई
ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा, 2 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 से गुणा यहाँ कर दीजिए, बैलेंस हो जाए। ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जल से अपक्रिया करेगा, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड देखा जाए तो जल से अपक्रिया करेगा, नहीं H2O से अपक्रिया करेगा। ये जब अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। यही तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड देखा जाए तो एसिडिक नेचर, तो बारिश के रूप में यही आता है, ठीक। ये होगी पहली मैकेनिज्म। अब इसके साथ सर गुरुदेव कैसे रिएक्शन करता है, मान लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास वाटर से रिएक्शन करेगा। जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर वेपर से रिएक्शन करता है, वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास H, ठीक है, H बनाता है, H, ठीक है, HNO3 बनाता है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। यही नाइट्रिक एसिड अब बारिश के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, बहुत सारे ऐसे एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी। भाई कहेंगे सर इसे लिख सकते हैं कि नहीं, जब भैया देखियो क्वेश्चन में हमसे कहा है केमिस्ट्री ऑफ रैन यानी एसिडिक रैन, तो हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री बताना पड़ेगा एक्चुअल में होता क्या है। तो ये हमारे पास इनसे होने वाले ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अब मेन सोर्स तुम्हारे पास क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, कोई कोयला बंदा जला रहा है, कोई ऑयल जला रहा है, ऑयल में डीजल हो गया, पेट्रोल होगा, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है। उनके जलाने से, उनके दहन से जो निकलती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, तो उसी को एसिड के रूप में निकलता है। फैक्ट्रीज उत्सर्जन, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, वो क्या कर देती है, उत्सर्जन करती हैं, खराब चीज़ों का उत्सर्जन करती हैं, उससे हो सकता है। व्हीकल से निकलने वाले धुआं, मतलब जो गाड़ियों से हमारे धुआं निकल रहे हैं, उनसे निकलने वाले धुआं भी क्या कर सकते हैं, इनको डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास वॉल्केनिक विस्फोट, मतलब बड़ी बड़ी जो वॉल्केनिक विस्फोट होते हैं, उससे तगड़ा तुम्हारे पास पॉल्यूशन होता है, इन सब से हो सकते हैं। यही देखो बोला है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल में मिलकर, जल से मिलकर H2SO4 HNO3 बनाते हैं। तो ये मेन सोर्स और कारण वगैरह सारा हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा प्रभाव, ठीक है, प्रभाव पहला लिख रखा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो तुम्हारे पास मिट्टी होगी और तुम्हारे पास जल होगा, पेड़ पौधे होगा, एक्वाटिक लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, पानी खराब हो जैसे एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक। पेड़ पौधे भी डैमेज हो जाएंगे, इसे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर भी जैसे मकान होगा, इमारत, खासकर ताजमहल, अभी देखा जाए ताजमहल पे जो तुम्हारे पास व्हाइट कलर की मार्बल लगी है, धीरे धीरे कलर हो जाए, डीकलरेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसी के बगल में मथुरा में एक रिफाइनिंग कंपनी थी, वही उसी के कारण से हो रहा है, एसिड रेन के कारण से। उसे नोटिस दे दी गई, भाई आप यहाँ से आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराइए, ठीक। तो ये हो गया। मानव स्वास्थ्य पर क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक। तो ये हो जाएगी प्रभाव। अब इसको रोकथाम कैसे करना है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन में क्या करना है, कमी करना है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना जिसे ना के बराबर ये सब निकले। पीपुल को एजुकेट करने की जिम्मेदारी करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो इससे लोगों को हम जागरूक करके ज़्यादा बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिड रेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भैया, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसी तरह से हम अटेम्प्ट करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कर दिया, जय श्री राम भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब आपको सिंपली सा ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख देना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख देना। तो सामने लिखा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे अब इसको तुम छोड़ो, यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, ठीक, और हमारे अर्थ के ऊपर भी देखेंगे, सुने होंगे, एक चादर आ जाती है जो एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट बोलते हैं, ठीक है, ये होती है, ठीक। अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, मीथेन होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेज प्रेजेंट होती हैं, ये सर प्रेजेंट होती हैं। अब ये करती क्या है, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही तो एटमॉस्फेयर उसे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाने, दोबारा बोल रहे हैं, जो सनलाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होकर वापस दोबारा नहीं जाने देगी, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। ये क्या करेगा, ये सब तुम्हारे पास ग्लोबल वार्मिंग करवाएंगे, ये सब गैसेज मिलकर टेम्परेचर को राइज करवाएंगे। अब बताइए, यदि टेम्परेचर राइज होगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी अर्थ पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। यही जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये धरती देखो एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट बट बहुत कम अमाउंट में हो रही है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा सन से आने वाली रेज ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब जो भी तुम्हारे पास रेज आ रही हैं सन से, उसको क्या कर देती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित नहीं होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी जो बोले हैं कि आ रही है बट रिफ्लेक्ट होकर जितना अमाउंट में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, 1 मिनट बर्दाश्त। ठीक है, इसे कैमरा थोड़ा सा साफ कर दिया जाए। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट लिख, यह पृथ्वी की सतह को इंसुलेटर करता है। इंसुलेट मतलब धीरे धीरे ये गर्म करता है। दिन के समय सीन यानी देखो यानी सन हीटअप करता है, देखो अर्थ को धीरे धीरे गर्म करता है एटमॉस्फियर को, रात को समय क्या कर देता है, ठंडा करता है, अपने आप को बैलेंस करता है एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फियर न रहे तो हमारी जिंदगी अर्थ पे पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक, जो डायग्राम दिया गया, ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, मीथेन आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो सामने दिया गया है। तो इतने गैसेस आते हैं जो इनमें दिया गया है। ग्रीन हाउस गैसों का तुम्हारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है, मेन कारण क्या, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक कर देना। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, फॉसिल्स फ्यूल का जलना, जो बड़े बड़े फॉसिल्स फ्यूल हो रहे हैं उनसे लोग यानी उनसे भी जल रहा है। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल से भी तुम्हारे पास जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ जलाने से भी गैसें निकल रही हैं जो हमारे एटमॉस्फियर के लिए बहुत ख़राब है। भाई क्या हो रहा है जी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, बड़े बड़े तुम्हारे पास हम पेड़ों को, जंगल को पूरी तरह से काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन थी, अधिक जनसंख्या के कारण से हो रहा है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के होने, देखो ये कारण हो सकता है, मतलब अधिक जनसंख्या के कारण ओजोन डिप्लेशन होगी तो यूवी रेज जो रहेगी हमारी सन पे, अर्थ पृथ्वी पर आएगी, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब रोकथाम कैसे करना है, कचरा प्रबंध करना, यानी वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना, कचरा उतना उपयोग नहीं, हमें कहीं नहीं फेंकना है, सूटेबल हो सके तो ना के बराबर आप यूज करिए। ठीक, जैसे नवीनीकरण, जो नई नई चीज़ें होती है उसको क्या करना, नवीनीकरण करना, जो नई टेक्नोलॉजी से बन रही है उसको उपयोग करना, लोगों को एजुकेट करना, RRR का प्रयोग करना। RRR का मतलब क्या होगा, रीयूज, मतलब कोई चीज़ एक बार यूज कर लिए तो उसे दोबारा यूज कर लिए। जैसे पीने वाली पानी का बाटल एक ऐसा ले लीजिए जो अच्छे समय तक आप कम से कम 2-4 महीना चला सकें। ऐसा नहीं कि गए पिए दूसरा फेंक के दूसरा ले लिए 20 रुपये वाला, ऐसा नहीं करिए। एक बार आप, ठीक है, एक बार आप खरीद लीजिए, स्टील का खरीद लीजिए जो लंबे समय तक चलेगा। ठीक, रीड यूज हो सके तो कम से कम करिए। रीड यूज मतलब घर से बाहर निकलिए तो बल्ब बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, सारी चीज़ आप करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। रिसाइकलिंग तगड़ा करिए। रिसाइकलिंग मतलब जो भी तो उपयोग चीज़ कर रहे हैं उसको किसी कबाड़ी वाले को दे, कबाड़ी वाला दुकान पे देगा, इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, ये करना चाहिए। मोटर व्हीकल को कम से कम चलाएं। मोटर व्हीकल जितना कम चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, उतना सूटेबल आपके लिए रहेगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या था ग्रीन हाउस गैस के बारे में। अब ग्रीन हाउस गैस आएगा तो थोड़ा सा आप क्या लिखेंगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भाई ये हो का रहा जी, हीट भी नहीं हो गया क्या मोबाइल, हीट भी तो नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। उसके बाद यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, यहाँ से कारण होता है, यहाँ रोकथाम हो गया, बस काम खत्म हो गया। इतना चीज़ तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, क्या दे रखा है, दूसरे का तीसरा दे रखा, व्हाट सजेशन वुड बी, ठीक, वुड यू लाइक द गिवन द मिनिमाइज पॉल्यूशन, मतलब क्या तुम सजेशन दो जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। क्या कर सके बाबू, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते। कोई ऐसा सजेशन दो जिससे हम पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे कईयों कारण है जिससे तुम पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं पॉल्यूशन होता क्या है, उसको मिनिमाइज करने का जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। ठीक, तो पॉल्यूशन क्या होता है। अब पॉल्यूशन हमारे यानी एटमॉस्फियर में कोई अवांछनीय चीज प्रेजेंट होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिक्कत हो सकती है, तो उसी को क्या हम बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में कोई अवांछनीय मतलब अनडिजायरेबल चेंज हो जो जीवों में, ठीक, ये में है, जीवों में रोगों का कारण बनता है, उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोला जाता है। पॉल्यूशन करने वाले, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पॉल्यूशन करने वाले जो पॉल्यूटेंट होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रसायन भी हो सकते हैं, कीटनाशक भी हो सकते हैं, कवकनाशी भी हो सकती है, फॉसिल फ्यूल भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ। अब बताओ पॉल्यूशन को कैसे तुम्हें मिनिमाइज करना है। इसको कईयों कारण है जो हमने यहाँ से लगातार लिख दिया है। ठीक, पहला पोर्शन लिखा RRR का, ठीक, अनुसार कार्य करना। RRR का प्रयोग करना कैसे, कोई हो सके तो यूज
उन चीज़ों सामानों का करिए जो बहुत ज़रूरी रहे। तो यहाँ पर लिखा है रिड्यूज, यानी हो सके तो कम से कम सामानों का उपयोग करिए। जैसे अभी घर रूम से बाहर निकलिए तो पंखा बंद कर दीजिए, हो सके तो प्लास्टिक का कम उपयोग कम से कम करिए, ठीक है। उतनी चीज़ खरीदिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं बहुत सारा चीज़ खरीदें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीयूज, पुनः उपयोग करने वाली चीज़ों का उपयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण का करिए। पुनः चक्रण मतलब हमारे घर में जो भी चीज़ खराब हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, किसी कबाड़ी को देंगे, कबाड़ी वाला बड़ी कबाड़ी को देगा, फिर फैक्ट्री में जाके रिसाइकल होके चला आएगा। तो ये सिस्टम चलता रहता है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है कम ऊर्जा का उपयोग करें, यानी उपयोग न होने पर फैन हो गया, बल्ब होगा, कूलर हो गया, इन सबको बंद रखें, ठीक है। इन सबको क्या करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, कम विषैले उत्पादन का उपयोग कर, जैसे इंसेक्टिसाइड तथा फंगीसाइड का उपयोग करिए तो हो सके तो कम से कम उपयोग करिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा कम ड्राइव करें, मतलब कम ड्राइव करें मतलब कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल कम से कम चलाइए, क्योंकि ये चलेगा तो इससे निकलने वाला पॉल्यूशन हमारे वातावरण को खराब करेगा, ठीक। हो सके तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करिए, बस हो गया, टेम्पो हो गया, इन सब चीज़ का उपयोग ज़्यादा करिए, क्योंकि एक बार में कई लोग चले जाएंगे। जैसे आपकी है तो पर्सनल गाड़ी मान लेते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, तो ठीक है, वहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो उस उतने ही से एरिया में ज़्यादा अमाउंट में लोग बैठ सकते हैं, वो हो गया। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो सकता है, देखिए क्या लिख रखा है, अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे आपके लिए सूटेबल उतना ज़्यादा रहेगा। पुनः उपयोग, देखो पुनः उपयोग होने वाले वाटर बॉटल का प्रयोग करें, मतलब एक बार यदि बॉटल उपयोग कर लिए हैं तो ऐसा नहीं कि दोबारा ऐसा बॉटल एक ही बार, मार्केट में जाओ 30 रुपये बॉटल मिलेगा, कहीं से पानी भर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कहीं भी भर सकते हैं, ठीक, कोई नहीं बोल सकता। तो लिखा पुनः उपयोग होने वाले वाटर बॉटल का उपयोग करें, प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग का उपयोग करेंगे जिससे हमें दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक। ये होगा तुम्हारे पास मिनिमाइज करने का तरीका, इतना तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब यदि देखा जाए तो वाटर पॉल्यूशन, यानी जो पॉल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, वाटर साइकिल पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब हमारी जो वाटर साइकिल हो जाए क्या होगा भैया, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीन तुम्हारे पास फसल, ठीक है, फसल पैदावार पर मतलब जो फसलें पैदावार अच्छी दे रही हैं वो खराब हो जाएंगी, ठीक। ये मृत्यु दर पर बढ़ना, मतलब मृत्यु दर, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी तो मृत्यु दर जाहिर सी बात बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक। तो ये सब तुम्हारे पास कारण हो सकते हैं। तो पॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए आएगा तो पॉल्यूशन सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके मिनिमाइज द पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना कैसे करना पड़ेगा वो बता दिए, प्रभाव क्या पड़ेगा ये हमने बता दिया पूरा डिटेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हुए भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरे, दूसरे का सब हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, कोई 2 पार्ट करना बट हम सब करेंगे। क्या दिया रखा सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके दे रखा डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इनका मेन इफेक्ट क्या होता है। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ चला गया जी, नॉइज पॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सबसे पहले नॉइज पॉल्यूशन को हम अच्छे तरीके से देखते हैं, कहाँ चले हैं जी, ए गुरुदेव यहाँ पर है जी, ठीक है। तीसरा पे देखे थे मिनिमाइज, ये पढ़े। तीसरा का पहला डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। आपको बता देना चाहते हैं ये दोनों क्वेश्चन में आपको हो बहुत सेम आंसर ही लिखना पड़ेगा, केवल एक जगह चेंजेस कर देना बस हो जाएगा। मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन का क्या भी इफेक्ट होता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, हम एक ही क्वेश्चन में दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा लेंदी रहेगा बट हम सबको दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हम क्या कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो क्या लिख रखा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये आपके सामने एयर पॉल्यूशन, गुरुदेव क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। कहते हैं यार हवा भी इस समय देखा जाए तो वातावरण हमारा खराब हो रहा है, ये सब खराब भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिसका रीजन अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जिसका आप रीजन अच्छे तरीके से जान रहे हैं, यानी एयर काहे पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, हर एक पर्सन को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वातावरण में हम बहुत सारी चीज़ चला रहे हैं, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन, सॉरी एयर पॉल्यूशन होगा। तो लिखा है वायु पॉल्यूशन इंडोर तथा आउटडोर इन्वायरमेंट में किसी केमिकल और फिजिकल
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एयर यानी एयर हमारे पास क्या हो जाती है, हवा की क्वालिटी खराब होती है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉजेज होता है, उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सा क्या होता है, देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए। हमारे घर के अंदर तथा घर के बाहर इन्वायरमेंट में चाहे कोई केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सब हमारे क्या कर देते हैं, एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं, यानी एयर पॉल्यूशन होते हैं, यानी एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं, जिससे जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारी होती है उसी को एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखना, जब बीमारी नहीं होगी तो समझ लो पॉल्यूशन नहीं है। जैसे भी हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर दिए, कागज को टुकड़ा फेंक दिए, तब वो पॉल्यूशन नहीं करेगा, जब तक वो किसी पर्सन को सड़ के बीमार नहीं करेगा तब तक पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो इसको एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कॉजेज, यानी क्या कारण है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं जो बहुत ख़राब होते हैं, इनसे तुम्हारे पास हो रहा है। उसके साथ साथ देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, वाहनों से निकलने वाले धुआं। अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग गाड़ियां रखे हैं, जब चलाते हैं मार्केट में भाग 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 धुआं देता है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक, अरे भाई 1-1.5 लाख का गाड़ी खरीद सकते हैं तो 100-150-200 लगेगा, सर्विसिंग करा दीजिए बढ़िया से उसको, ठीक, मोबिल वोबिल तगड़ा डरवा दीजिए। वाहनों की धुआं से भी एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ईंधन जलना, लकड़ी, केरोसिन, ऑयल से भी दिक्कतें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, जो तुम्हारे पास एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड हो गए थे, मतलब हम खेत खाद में देखा जाए तो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड, तो ये सब देखा जाए तो हमारे वातावरण के लिए प्रभाव डालता है, खासकर एयर पॉल्यूशन। तो ये तुम्हारे पास कारण हो जाएगा। ठीक, इफेक्ट आ जाते हैं, यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जैसे उस बंदे को सांस लेने में तकलीफ हो, जैसे उनमें अस्थमा हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, ये कईयों कारण हो सकते हैं होने का। इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब जो तुम्हारे पास इन्वायरमेंट हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इन्वायरमेंट भी डैमेज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब ये डैमेज होगा तो समझ लिए एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब तुम्हारे पास होने का चांस बढ़ जाएगा। इकोसिस्टम हार्मफुल, जो हमारे पास इकोसिस्टम है, ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर सांस ले रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, जिससे बहुत सारी परेशानियां हो जाएगी, देखने में कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होगा तो हमारे पास धुआं, जैसे दिल्ली में कहते हैं फोग टाइप हो जाता है, तुम दूर तक देख भी नहीं सकते हो, तो ये कारण हो सकता है। तो ये प्रभाव हो जाएगा आपके सामने। कैसे तुम रोकथाम कर सकते हो, ठीक है, कैसे रोकथाम कर सकते हो, यानी कैसे तुम रोक सकते हो, इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए लिख रखा तुम्हारे पास, क्लीन एनर्जी का उपयोग करें, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब ये सब देखा जाए तो पॉल्यूशन ना के बराबर करते हैं। ठीक, व्हीकल का उपयोग यानी कम करें, मतलब जो आपके घर में गाड़ियां हैं हो सके तो कम से कम पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, ये सब जो आपको हेल्दी वगैरह भी रखेगा। ठीक है, कहीं लंबी दूरी रहता है तो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। हमारे तो अब चक्की पे जाना रहे गाँव में तो ऐसा थोड़ी ना गाड़ियाँ उठा के जाएंगे, ठीक है, नहीं, साइकिल से भी जा सकते हैं भाई। ठीक है, बेइज्जती नहीं, पॉल्यूशन को मेंटेन करना है भाई। वृक्षारोपण करें, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी। एजुकेट द पीपल, मतलब लोगों को क्या करें, एजुकेट करें इस एयर पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन के बारे में उन्हें आप बताएं। जितना ज़्यादा आप एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे, ठीक है, पॉल्यूशन कम करने के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा रोकथाम। अब एयर पॉल्यूशन जो तुम्हारे इक्विपमेंट दिए गए यहाँ पर नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होता क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास कॉजेज, क्या कारण है। उसके बाद इफेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रभाव लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिवेंशन भी लिखना पड़ेगा। तो इतना तुम्हारे पास था एयर पॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन में एयर पॉल्यूशन इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिख देना, और यानी कंट्रोल कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिख देना, बस काम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट में क्या दिया रखा है जी, वही सेम टू सेम वाटर पोल्यूशन, इसको हम नोट में मेंशन कर देंगे। क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, मेन इफेक्ट है तो वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या दे रखा, होता क्या, जब हमारे वातावरण में, ठीक है, जो पानी है, ठीक है, पानी दूषित हो जाता है किसी कारणवश, चाहे आप कचरा बहा रहे हैं, जो फैक्ट्री का कचरा है उससे, नाली का कचरा उससे, इन सब से देखा जाए तो हमारे पास वाटर की क्वालिटी खराब हो रही, वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है। तो कईयों कारण हो सकता है। ठीक है, इफेक्ट वगैरह आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके नीचे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का पहला क्वेश्चन क्या देखा, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भैया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन हम चलिए यहाँ से बताते हैं। तो ये आप सामने दिया गया नॉइज पॉल्यूशन। अब क्या होता है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन होकर, जैसे आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई डीजे बहुत भयानक चलाए,
चलाए, जिससे हमें कॉन्सेंट्रेशन में और नेचुरल जो रहने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, नॉइज पॉल्यूशन अनवांटेड, अनरिलेवेंट और हानिकारक साउंड को कहा जाता है जो नेचुरली संतुलित को बिगड़ती है। मतलब क्या कर देते हैं, नेचुरली चुपचाप बैठे तो उसको संतुलन को क्या कर देगी भैया, बिगाड़ देगी, बिगाड़ती है। और ह्यूमन हेल्थ है वह है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसी को क्या बोला जाता है, नॉइज पॉल्यूशन बोला जाता है। कुछ समझे कि नहीं, नॉइज पॉल्यूशन होता क्या, कोई अनवांटेड तथा अनरिलेवेंट, मतलब कोई जो हमारे लिए उपयोगी न हो मगर वो नॉइज में ठीक है हमारे लिए हो सके, ठीक है, अनरिलेवेंट हो। जैसे अभी मान लेते गाना बजा रहे हैं, अनरिलेवेंट गाना बजा हूँ हाँ पूँ का रे, ये सब चीज़ें तो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ दे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ दे, सुनने की क्षमता को बिगाड़ दे, हमारे हेल्थ पे बुरा प्रभाव डाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से। सोर्स देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सोर्स पहला यानी लिखा है यातायात ट्रैफिक। यदि यातायात ट्रैफिक मतलब क्या हो गया, आपको जो तुम्हारे पास यातायात पों पाँ बजाते हैं तो उसको कम करना है, ठीक है, डबल साइलेंसर का प्रयोग नहीं करना है। तो ये कारण हो सकता है। फैक्ट्री गतिविधियाँ, बहुत सारी तुम्हारे पास फैक्ट्री गतिविधियाँ होती हैं, उसको तुम्हें कम करना है, ठीक, जैसे फैक्ट्रियाँ चलती बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उससे आवाज़ निकलता है जिससे दिक्कतें होती हैं, तो उनसे भी हो सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे शादी हो गया, बर्थडे हो गया, बहुत तगड़ा तगड़ा डीजे पीटते हैं, धम्मड़ धम्मड़, ठीक है, अब भोजपुरी गाना चलाते हैं, तो उन सबसे भी एयर पॉल्यूशन होता है। पटाखे से भी एयर पॉल्यूशन होता है, नहीं सॉरी, एयर पॉल्यूशन नहीं, नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन भी तो क्योंकि उससे धुएं से एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन दोनों होता है, तो ये हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एयर जेट, जो एयर जेट चाहे रनवे पे आता है चाहे रनवे पर से जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन, अब कहेगा नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा किससे होता है, एयर जेट से सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो ये सोर्स हो जाएगा। इफेक्ट पे आते हैं, हेल्थ इशू यानी सुनने में आपको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लंबे समय रहेंगे तो बहरा भी हो सकते हैं, तनाव व चिंता आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा, इससे दिक्कतें हो जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर, जो तुम्हारे पास जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था इन्हीं के कारण से हो जाएगा। सोना यानी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मतलब जो सोने की क्षमता है वही आपके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है स्लीप डिस्टर्बेंस, ये तो हो गया। अब कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए बहुत सारा रूल और रेगुलेशन लगाया गया। देखिए अब इसमें करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेज है, कोर्ट है, उसके 100 मीटर के इर्द गिर्द आपको डीजे वगैरह नहीं चलाना है, नहीं तो आपको पिलांती लग जाएगी, ठीक है। टाइम होता है, इस हॉस्पिटल के टाइम तो कभी नहीं चला सकते, कॉलेज यदि चल रहा है तो नहीं चला सकते, कोर्ट यदि चल रहा है तो वहाँ पर नहीं चला सकते हैं। धार्मिक स्थल, मतलब धार्मिक स्थल पर देखा जाए तो अश्लील गाना और वैसा चीज़ आप नहीं चला सकते हैं, ठीक है, स्लो मोशन में चला सकते हैं। बारात हो गया, उत्सव हो गया, 11 बजे तक रात तक, यदि रात 11 बजे तक आप बजा सकते हैं, उसके बाद बजाएंगे तो आपको पिलांती लग जाएगी। बट होता क्या है, ये कागजों में केवल होता तो वो सब अपना मेंटेन कर लेते हैं कि भाई चलो शादी ब्याह है, रहने दो, थोड़ा सा खुशी का माहौल है, जाने दो। पुलिस भी इग्नोर करती है और अगल बगल रहने वाले भी इग्नोर करते हैं, ठीक, अपना काम हो जाता है क्योंकि इंडिया है, भाईचारा का काम होता है आराम से, ठीक है। सोसाइटी एरिया में क्या हो सकते हैं, आप रात तक बजा नहीं सकते हैं डीजे, ठीक, तो ये नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा नंबर का दूसरा, 60 नोट ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, मतलब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो खतरनाक टाइप में पॉल्यूशन होता है, ये बहुत खतरनाक पॉल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन दिया गया। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर से ध्यान से सुनिए। हमारे अगल बगल देखा जाए तो ऐसे हर एक इक्विपमेंट है जो रेडिएशन पैदा कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो मोबाइल देख रहे हैं इससे भी रेडिएशन बड़ी तगड़ा पैदा हो रहा है, जिससे हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इशू होता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ऐसा पॉल्यूशन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, रेडान हो गया, जेनान हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, मतलब जितने रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, उनसे जो भी रेडिएशन पैदा होते हैं तो हमारे पास क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं। अब ये देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं तो इसके इर्द गिर्द में क्या करेंगे, जो भी चाहे सॉइल है, चाहे वाटर है, चाहे ह्यूमन है, फूड है, कुछ भी, सबको डिस्ट्रॉय, मतलब वो पॉल्यूटेड कर देंगे। तो लिखा है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव तत्व कचरे के अनियमित उत्सर्जन से होता। मतलब अभी देखें, मोबाइल तो हर एक पर्सन, आपके घर में मान लेते हैं 5 लोग हो गए तो एटलीस्ट 4-5 मोबाइल तो होगा करेगा, ठीक है, सब वही रेडिएशन पैदा कर रहा है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो वो तुम्हारे पास क्या लिखा, उत्सर्जन से होना, जो सॉइल तथा वाटर तथा फूड द्वारा जीवों में
प्रवेश करता है, मतलब हमारे शरीर में जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो तो फेंकेंगे जमीन में तो सॉइल में, सॉइल से फूड आइटम से हमारे पेट में चला जाएगा, हमारे शरीर के अंदर चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, सोर्स तुम्हारे पास देखा जाए स्रोत कहाँ से होते हैं, न्यूक्लियर विस्फोट तथा निरीक्षण, मतलब कोई बंदा न्यूक्लियर विस्फोट कर रहा है, जैसे बड़ी हर देश से क्या कर देता, परीक्षण करता अपना बमबारी वगैरह से, तो उनसे बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियर विस्फोट तथा निरीक्षक से होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल से, जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज करने से, डिस्पोज सही से नहीं करेंगे तो उनसे भी एयर, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने का खतरा होता है और बहुत तगड़ा होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का खनन करना, मतलब मान लीजिए जमीन में कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया तो उसके खनन जब करेंगे तो वहाँ से उसके इर्द गिर्द रेडिएशन निकलती है, तो इसमें क्या कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, उसकी लेयर आती है, जैसे कोट ऐसा स्पेशल टाइप में कोट होता है जो रेडिएशन को पार नहीं कर सकता है, मोटी चद्दर की होती है, उसी से वो टीन वगैरह की होती है जिसे पहनते हैं कपड़ा, उससे न्यूक्लियर पावर जो प्लांट होता है इन सबको, इनसे भी सब निकलता है, तो ये सब सोर्स यानी स्रोत होते हैं निकलने का। ठीक, ये हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, त्वचा की बीमारी जैसे जलन हो गया, घाव हो गया, त्वचा कैंसर, सब इन्हीं के कारण से होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा सेल म्यूटेशन, सेल म्यूटेशन मतलब जेनेटिक बीमारियों की लक्षण, इन सब से काम होता है। ठीक है, अब मतलब सेल के अंदर म्यूटेशन कर देगा तो एक पीढ़ी से दूसरे वाली पीढ़ी में जो हो रहा है, जैसे अभी नाकासाकी हिरोशिमा में आप सुने होंगे, ठीक, वहाँ जब बम गिराया गया था कईयों साल, ठीक है, कईयों साल तक लोग क्या करते हैं, लूज लंगड़, मतलब कईयों पुश्त देखा जाए तुम्हारे पास लूज लंगड़ लोग पैदा हो रहे थे क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर हो गया था। ठीक है, देखिए एक्चुअल में यहाँ बम गिरा दिया जाए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, गिरा दिया जाए तो उसके होने वाले जो तुम्हारे पास रेडिएशन से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी विस्फोट से कम मरेंगे पर रेडिएशन से बड़ी तगड़ा लोग मर जाएंगे। ठीक है, लूज लंगा काना लूला पूला सब हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ये होगा। अब इससे कंट्रोल कैसे करना, प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करना, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करना, उसे बंद कंटेनर में डाल के किसी गहरे गड्ढे में आपको, ठीक है, होना चाहिए। ठीक, इसे सॉइल के संपर्क में ऊपरी सरफेस में न है। आइसोलेशन एरिया मतलब जहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया उसे आइसोलेटेड कर दिया जाए कि कोई बंदा वहाँ जाने न पाए। ठीक, तो ये हो जाएगा। चेतावनी संकेत, उनको क्या कर देना, हम उन्हें पहले ही चेतावनी दे देंगे ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा। उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी गुरुदेव क्या होती है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ज़्यादा हो सके तो अच्छे तरीके से जो उत्पादन हो रहा है रेडियो एक्टिव चीज़ों का उसको हम क्या कर देंगे, उसमें कमी कर देंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या था, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, इधर आ जा भाई तू। हाउ डू एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर पॉल्यूट आवर बायोस्फीयर, मतलब यदि हम बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करें, कीटनाशक यानी कीटनाशक तथा खादों का यदि प्रयोग करें तो हमारे पर्यावरण यानी बायोस्फीयर पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बड़ी एक खतरनाक इशू है। क्यों, क्योंकि किसी को मना नहीं कब कर सकते, क्योंकि कहेंगे हमारे यहाँ उत्पादन ही नहीं सही से हो रहा है। तो इसके पहले समझिए बायोस्फीयर क्या होता है, उसके बाद तुम्हारे पास जो इंसेक्टिसाइड है, उर्वरक हमारे जैव पर यानी जैव मंडल को प्रदूषित कैसे करते हैं उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले लिख रखा बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह भाग अथवा हिस्सा जहाँ जीवन पॉसिबल है, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी और जीवित प्राणी शामिल होते हैं। अब यदि बायोस्फीयर न रहे तो हम सभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे अगल बगल जो तुम्हारे पास है सबको ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। सिंपल सा क्या होता है, अर्थ में जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, जहाँ पर प्रॉपर मात्रा में हवा है, पानी है, मिट्टी है, भोजन है, खाना है और जीव जंतु है, उसी को बायोस्फीयर बोला जाता है। बस समझिए इतना, इसको बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर कैसे हम दूषित कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कीटनाशक और उर्वरक यदि ज़्यादा अमाउंट में प्रयोग करेंगे तब हो सकता है। तो ये कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। फर्टिलाइजर क्रॉप की, ठीक है, लिखा फर्टिलाइजर क्रॉप की पैदावार को बढ़ाते हैं लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग करने पर हमारी मिट्टियों को सख्त कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए अभी रोटावेटर लोग करवाते हैं, तुम सोचो इतना ही गहरा वो खोदबा करता। अब बताओ नीचे की मिट्टी धीरे धीरे लंबे समय तक सख्त हो जाएगी, जिससे दिक्कतें हो सकती
है। ठीक है, तो वही लिख रखा फर्टिलाइजर क्रॉप की, ठीक है, फर्टिलाइजर क्रॉप की पैदावार को बढ़ाते हैं, लेकिन अधिक उपयोग से, ठीक है, मिट्टी सख्त हो जाती है, इसलिए फर्टिलाइजर कम से कम। देखें यूरिया बहुत कम यूज लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हवा दूषित हो जाता है, बताओ हवा दूषित हो जाएगा तो हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, बताओ मिट्टी की उर्वरता यदि कम हो जाएगी, ठीक है, वो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी यदि, ठीक, उर्वरता यदि कम हो जाएगी, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, हमें पूरा प्रॉपर भोजन वगैरह नहीं मिल पाएगा, यानी पानी को प्रदूषित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यदि ज़्यादा अमाउंट में कीटनाशक तथा ये खाद प्रयोग करेंगे तो हमारे यानी पानी भी प्रदूषित इसी के कारण से हो रहा है। सॉइल में, ठीक है, देखो सॉइल में डाले गए फर्टिलाइजर अधिकांश बैक्टीरिया द्वारा टूट जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया को चाहे मार देते हैं चाहे बैक्टीरिया के द्वारा टूट जाते हैं। वो जब टूटते तो ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं जो बायोस्फीयर में रिलीज होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती तो बहुत सारी दिक्कतें, अर्थ का टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ेगा। अधिक प्रदूषण होने पर, देखिए लिखा अधिक प्रदूषण होने पर यह फूड चेन के द्वारा, ठीक है, फूड चेन के द्वारा क्या कर देता है, मानव शरीर में प्रवेश करते जिससे बहुत अधिक बीमारियां उत्पन्न को जन्म देती। जैसे यदि कोई बच्चा, ठीक है, लंबे समय तक ये सब खा रहा है, तो अब इस समय देखा जाता है आपके घर में यदि 10 लोग होंगे तो 8 लोग ऐसे गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम हो गए, पेट प्रॉब्लम तथा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा। यदि लंबे समय तक खाएंगे तो आपको बहुत सारी कैंसर, लीवर, इसकी किडनी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, क्योंकि आप देखा जाए तो खाद ही सब लोग खा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सब कुछ खादिया खा रहे हैं। ठीक, ये होगा। इसका रोकथाम कैसे गुरुदेव किया जाए, तो लिखा खेतों में जैविक खादों का उपयोग करें, यानी जैविक खाद मतलब जैसे गोबर खादें हो गए, ठीक है, ऐसी खादें जो सुटेबल होते हैं, बट उतना पैदावार ही नहीं दे पाएंगे ये सब सारे लोग। ठीक है, जैविक संसाधन का उपयोग करें तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड आदि का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग पर नियंत्रण करें, प्रयोग न करें, एक्चुअल में करें, ठीक है, यहाँ पर न करें होना चाहिए। ठीक है, न करें, या तुम्हारे पास करें तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में या कंट्रोल करके करें जिससे हमारे पास हो सकती है। ठीक, हो सके तो ना के बराबर करिए तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए बायोस्फीयर होगा, बायोस्फीयर को प्रभावित करने वाले तुम्हारे पास यदि कीटनाशक तथा उर्वरक लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हमने यहाँ से देखा हुआ है। उसके बाद कंट्रोल देख लिया, अपने काम हो गया। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो हमने 4वां नंबर तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, 5वें का, इसमें से 5वें में से हम सब बताएंगे। ठीक है, इसमें से बट कोई आपको दुइया करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तरह की पॉलिसी होती है जो इन सबको मेंटेन करती है कि इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ को। ठीक है, हाय भाई। ठीक है, देखो लिखा है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ये कब लाई गई थी अपन इंडिया में, लागू की गई थी 2006 में लागू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इनका जो मेन उद्देश्य था क्या था, ध्यान से सुनिए, लिख रखा नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, कब 2006, याद रखिएगा। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2000 का संविधान क्या कहता है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी पहली बार 2006 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या कर दी थी, तैयार की गई थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब मेंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल पे आता तो स्टेट अपना करता है। ठीक, ये क्या कर देती है, मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती, ठीक, तैयार की गई होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पहला पॉइंट लिख देंगे यहाँ से। दूसरा, यह नीति का मुख्य विषय, ये लिखा, यह नीति का मुख्य विषय यह निश्चित करता है, यानी ये सुनिश्चित करता है कि लोग विशेष संसाधनों पर निर्भर करके बेहतर आजीविका प्राप्त करें। कहने का मतलब यह नीति का मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य विषय पर सुनिश्चित करें कि हमें क्या करना है। ठीक है, और उसी संसाधन पर निर्भर होकर आजीविका मतलब क्या होगा, इनकम सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनकम ऑफ सोर्स होता है। इनकम मतलब पैसा एक्चुअल में कहाँ से आना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। और याद रखना इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। ठीक है, जैसे कंपनियां हमारे पास डेवलप ज़्यादा नहीं हो पाए। जैसे लिखा है वन संसाधन में वनों की कटाई को रोकना इन्हीं की जिम्मेदारी को, वनों की खनन हो गया, स्थायी गतिविधि हो गया, सब कुछ को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, कंट्रोल करना, यदि मान ली तो रोक नहीं पा रहे तो उन्हें कंट्रोल करते कि भाई यदि आप वन में काट जा रहे हैं तो जो सूखी डालियां उसको ही केवल आप उपयोग में ला सकते हैं, हरा पेड़ नहीं काटना। जल संसाधन मतलब जल संसाधन में जो मछली हो गया, खाद्य पौधे हो गए, इन सबको उगा सकते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंटल मेंटेन रहेगा। ठीक है, और हम कम से कम तुम्हारे पास पेड़ पौधे खेती बाड़ी पर निर्भर होंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास लिखे हैं
यहाँ से जल संसाधन, वनों का तुम्हारे पास विलुप्त होना, जो भूमि, अब बताओ वन धीरे धीरे क्या करें, हम ये सब लोग काट रहे हैं जिससे हमारे पास इन्वायरमेंट पे, अब इन सबको रोकने की जिम्मेदारी यही लेता है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अंतर्गत होता है। भूमि संसाधन लिखा इंडस्ट्रीज द्वारा, ठीक है, प्रदूषण, मतलब जो तुम्हारे पास निकलते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये जो तुम्हारे पास भूमि वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, भूमि वाला ये होना चाहिए, और इसको क्या कर देते हैं, इस पे लगा देते हैं, ये वाला इस पे लगा देना भाई, ठीक है, ये वाला दूसरा तुम्हारे पास इस पे आ जाएगा। इंडस्ट्री द्वारा प्रदूषण, मतलब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती तो पानी जो निकालती तो प्रदूषित रहता, पानी प्रदूषित होता, डायरेक्ट आप गढ़ही में नहीं छोड़ सकते, नदियों में नहीं छोड़ सकते, तो प्रदूषण तगड़ा हो जाएगा। और तो इन सबको ट्रीट किया जाता है, बिना ट्रीट किया पानी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, उपयुक्त सभी पर रोक यानी रोक या कंट्रोल करना नेशनल इन्वायरमेंट का यानी पूरा उद्देश्य है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, उपयुक्त सभी पर, ठीक है, सभी पर रोक या कंट्रोल करना नेशनल इन्वायरमेंट का पूरा उद्देश्य होता है, ठीक है। इन्हीं की मेन जिम्मेदारी होती है। सब कौन करता है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी ही करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ जी, लिखा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर, मतलब सबसे पहले हमारे ज़रूरत देखा जाए तो हमारे अगल बगल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताइए, ये यदि न रहती तो मैनेजमेंट का सिस्टम उस्टम सब डैमेज हो जाता, लोग कितना भी पेड़ काटते हैं कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये लिख रखा है आपके सामने, क्या बोला है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या कर देता है, हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए बिना कौन सा पेन यूज करते हैं, ये जेल पेन यूज किया जाता है, बट आप एग्जाम में जेल पेन नहीं यूज करेंगे क्योंकि देखिए इसे देश छप जाता है, ठीक है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप डॉट पेन का प्रयोग करिए, कोई भी डॉट पेन जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। लास्ट में आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता ना करिए कि एग्जाम में कैसे हम लिखें, ठीक है। तो लिखा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम ICO 14 यानी 000 बोला जाता है, यानी 14,000। अब ये क्या होता है, नाम से पता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सिंपल सा इन्वायरमेंट को ये मैनेज करेंगे, बस काम यही समझिए। तो क्या लिखा, इन्वायरमेंटल मैनेज, लिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, मेहनत लगता है भाई, बहुत तगड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो 5-5 घंटा 6-6 घंटा लिखा जाता, 7-8 घंटा कंटिन्यू। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर रूपरेखा, मतलब एक तरह का ये पाथवे बनाता है कि इसी पे आपको सब काम करना है। जिन संगठनों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का प्रबंध व्यवस्थित और सही तरीके से करने में क्या कर देता है, मदद करता है। कौन, यही करता है। ये मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग करिए। जैसे फैक्ट्रियाँ बैठा रहे हैं तो उससे निकलने वाले पॉल्यूशन को मैनेज करेंगे कि नहीं, ऐसे एरिया में बैठा रहे हैं जहाँ पर गाँव को कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इन्वायरमेंट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब की मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ से। इनका तुम्हारे पास क्या होता है, इसका मेन एम यानी इनका मेन एम क्या होता है तुम्हारे पास, लिखा इन्वायरमेंटल इफेक्ट को कम करना, ठीक है, साइड इफेक्ट को कम करना, नियमों को सुनिश्चित पालन करवाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण कंट्रोल सुधार करने को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे व्यापक रूप मानक जो तुम्हारे पास कब मिला गया था, यानी ISO 14,000, ये नाम, ये तुम्हारे पास नाम है, ठीक है, ये ब्रांड वगैरह होता है ना, तो उस तरह से ये कोड दिया जाता है उनका, ठीक। अब की कंपोनेंट क्या होता है, इनका मेन कंपोनेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट को मैनेज करने की नीति बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। यह लिखा पर्यावरण पहलू, कानूनी कार्य, पर्यावरण प्रबंध, कार्यक्रम, योजना लागू करना इन्हीं की जिम्मेदारी, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। इन्वायरमेंटल तथा एम, ठीक है, एम तुम्हारे पर लिखा ऑब्जेक्ट को पूरा करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। प्रॉपर ट्रेनिंग तथा कम्युनिकेशन की व्यवस्था इन्हीं की होती है, ठीक। तो इतनी व्यवस्था सब कुछ इन्हीं की दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ काम करना पड़ता है। तो ये की कंपोनेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक। लागत को बचत करना, ठीक है, नियमों का पालन करना, नियमों का पालन मतलब करना कि पेड़ को आप नहीं काट सकते, यदि आपका पेड़ है तब भी नहीं काट सकते भाई, हरा पेड़ यदि है तो, ठीक। तो उसके लिए आपका क्या करना, नोटिस वगैरह बनवाना पड़ेगा, यदि हो सके तो ना के बराबर काटे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। नियमों का पालन करें। प्रतिष्ठा रखें आप, इन्वायरमेंटल रिस्क मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की होती है। अब मान लेते आएगा, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ की कंपोनेंट लिखेंगे, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर आप लिखेंगे,
ठीक, ये हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन द, ठीक है, टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कि एक्चुअल में डिजास्टर क्या होता है इसको बताना पड़ेगा, उसके टाइप कितने होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सामने देखा जाए तो डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, अभी सुने होंगे यार भूकंप आ गए, इतने लोग मर गए, गाड़ियाँ कहीं लड़ गई, बस पलट गया, ये सब चीज़ जो हो रही है सब डिजास्टर है। ठीक है, ये नेचर के द्वारा होता है, ये हम सब लोग नहीं करते भाई। ठीक है, कुछ हम भी करते हैं, जैसे भी कहीं बमबारी कर दिए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दिए, तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इन्हीं के बारे में आता है, डिजास्टर के बारे में। तो ये क्या दिया क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, इसको तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैनेज मतलब सिंपल सा डिजास्टर क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, बस इतना तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखा, डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा है। डिजास्टर एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के उत्पन्न होती है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब चेतावनी, जैसे भी मान लेते बाढ़ आए तो थोड़ा सा साइन सिम्टम दिखता है बट बहुत तगड़ी आती है भाई। अभी भूकंप आ गया, अतः पता नहीं चला भरना से, मतलब कुछ सेकंड पहले पता चल जाएगा, बहुत सारी मशीनें हैं कुछ सेकंड पहले पता चल जाएगा, बट ये सब नेचुरल है। ठीक है, तो वो लिख रखा है डिजास्टर एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के उत्पन्न होती है, जो बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को गंभीर रूप से क्या कर देती है, बाधित करते हो। तुम सोच सकते हो कहीं भूकंप आए तो कईयों सौ लोग मर जाते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। डिजास्टर हमेशा मृत्यु तथा चोट का कारण बनता है, क्योंकि डिजास्टर आएगा मैं तभी कहीं बस से जा रहे हैं, पूरा बस पलट जाए, ठीक है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों को चोट लगी, बहुत सारे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा, डिजास्टर मानव को पर्यावरण अधिक नुकसान पहुंचाती, मतलब जो डिजास्टर होती है पर्यावरण को और मानव को भी अधिक नुकसान पहुंचाती है, दोनों को भी प्रभाव नुकसान करती है। अब बताइए मान लेते भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी, ठीक है, बताओ सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारे पास नेचुरल आपदा है यानी नेचुरल डिजास्टर होता है, एक प्राकृतिक डिजास्टर होता है। अब नेचुरल कैसे होता है इनके बारे में सुनिए। क्या दे रखा, चक्रवात आ जाएगा, बड़ी तगड़ा चक्रवात आ जाएगा। ठीक, चक्रवात में होता क्या है, एक्चुअल में रियलिटी देखा जाए चक्रवात आएगा बड़ी खतरनाक है, ऐसे वंडर टाइप में बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल है, आदमी को द्वारा नहीं लाया जाता है। ठीक है, हाँ, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये बोलता है तो तू सुनामी यानी भवंडर आ गया, बर्फीला तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, वोल्केनो इरप्शन आ गया, ये सब नेचुरल आपदा होती हैं। ठीक है, अब इसका आपका मेन जो रोल क्या होता है वो भी आप लिखना पड़ेगा इसमें। फिर तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा में तुम्हारे पास जैसे युद्ध हो गया, अभी देखा जाए रसिया यूक्रेन का चल रहा था, अब भारत इंडिया का चल रहा था, इंडिया दुनिया दिन में उनकी नानी माई याद दिलवा दिया अपने देश के जवान ऐसे हैं भाई, बड़ी मारते हैं भाई। ठीक है, कहीं बिहार हरियाणा यूपी पड़ गए तब मारेंगे इतना चप्पल की मत, थपरा थपरा मार के सही कर देंगे ठीक है, इतने हमारे पास योद्धा पड़े हुए हैं। ठीक, तो वार के कारण से भी बहुत सारी आपदा आ सकती है। ठीक, बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बमबारी से भी होती, बम इधर से फेंकेंगे उधर से फेंकेंगे लोग सब। ठीक है, यानी वाहन दुर्घटना से भी दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन दुर्घटना मतलब बस ट्रक कहीं जा रहा पूरा पलट जाए, ठीक है, वो बहुत बड़ी नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये सब डिजास्टर आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर यानी फार्मासिस्ट लिखा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रोल कैसे, पेशेंट तुम्हारे पास स्वीकार करना, पेशेंट कोई भी आए तो आपको स्वीकार करना है किसी भी कंडीशन में, 100% देकर उसे सुधारना है। आपदा पे पहुंचकर सेवा प्रदान करना, मतलब सबसे पहले आपदा की जगह पहुंचेंगे, प्रॉपर सेवा प्रदान करेंगे। देखिए होता क्या, कहीं भी एक्सीडेंट होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन ब्लीडिंग के कारण से, मतलब खून अधिक निकलने से कारण से मर जाते हैं भाई। दर्द उस समय शून्य हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। ठीक है, बट ब्लीडिंग बड़ी तगड़ा होती है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, बताओ खून ही नहीं रुक पाएगा, शरीर से सारा खून बाहर निकल जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इस टाइप से होता है, उन्हें जल्दी समय से होते हुए उन्हें पहुंचा दिया जाए अस्पताल तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आपदा स्थिति का जवाब देना इनकी डिपेंड होती है। सभी मान लेते कहीं से फोन आए तो तुरंत तो उनकी स्थिति को जवाब देंगे कि भाई हम पहुंच रहे हैं, आप इसे मैनेज करिए, कि हम कुछ ही सेकंड के अंदर पहुंच रहे हैं, तो तुरंत अपनी गाड़ी निकालिए, मतलब गाड़ी मतलब जो सिस्टम को होता है एम्बुलेंस वगैरह, ठीक है, फोर्स वगैरह सब कुछ पहुँच जानी चाहिए। ठीक होने की क्षमता करिए, मतलब अपना जो आपके अंदर 100% जो अपनी काबिलियत को उनके ऊपर लगाइए।
ठीक है, ऐसा मत कि भाई भाई ये तो हम हार गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास 100% है उसको आप दीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपके सामने यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सब कुछ यानी A to Z यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इसकी प्राइस ओनली आपको 30 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। आप 2 साल का पेपर अच्छे तरीके से यदि तैयार कर लेते हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट 30 रुपये है, ठीक है। अब अच्छे से तैयार कर लेते हो तो अपना क्लियर हो जाएगा आराम से, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास इसकी बुक भी नहीं होती है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने ख़त्म कर लिया। शाम को प्लीज़ आना मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि उसमें उस समय कल आप यानी आज शाम को क्या कराया जाएगा, लॉ एंड एथिक्स का पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। लॉ एंड एथिक्स का पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा। प्लीज़ अब थोड़ा सा तेज़ी से चला जाएगा रनअप करके, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर पेपर सोल्यूशन ख़त्म करके सुपर 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, वेलकम भाई। अब कोई भी डाउट हो आपके अंदर, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कि सर आप बहुत सारे हम पढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, कोई टेंशन नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। कि सर पेपर गैप, भाई ऐसा मत सोचिएगा, ठीक। अभी हम आपको बताएं 2023 में, 2024 में और तुम्हारे पास 2022 में पेपर कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। तो नाउ नो गुंजाइश है, ठीक है, नो गुंजाइश है कि पेपर टले। और कोई डाउट, ठीक है। अब क्या दे रखा, बायो केमिस्ट्री का हिंदी में 2024 का करा दिया गया है, 2023 का बाकी है, ठीक है। देखिए वो भी करा दिया जाएगा। 3 सब्जेक्ट बचा हुआ, 3 दिन हम मेहनत करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा भाई। उसका सुपर 25 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर मतलब खत्म हो जाएगा भाई। इसकी चिंता ना करिए, सिलेबस की चिंता ना करिए, जो चीज़ पढ़िए ठोस पढ़िए, टाइम लगे बट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और कन्फ्यूजन वाला चैप्टर मान लेते आपको कोई चैप्टर में कन्फ्यूजन हो तो इसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। मान लेते 10 नंबर उस चैप्टर से आएगा, आपका 10 नंबर हटा दो, 70 नंबर तो सिक्योर है, उसे सिक्योर करिए। और कोई डाउट हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, गैप वगैरह। अब देखिए मान लेते हैं आपके ये, ठीक है, आप यहाँ से सेंटर दूर है, सेंटर दूर है क्योंकि सेंटर आप हर साल से यानी जब से कोरोना है सबसे नकल विहीन एरिया कराने के लिए गवर्नमेंट में भेजा जाता। तो आपसे दूर यदि सेंटर है तो हो सके वहीं पर आप रूम ले लीजिए किसी रिलेशन के पास, यानी किसी दोस्त भाई यार या 2-4 लोग मिल के कहीं जाकर रूम रेंट पे ले लीजिए, इसी टाइम ले लीजिए, ठीक है। अब इसी टाइम ले लेंगे, 1 महीना गैप का मतलब 10 दिन पहले चले जाइए आप, वहाँ से अपना सब काम सिस्टम करिए, ठीक है। तो ये करिए वहाँ से, क्यों? क्योंकि आप लंबी यात्रा करेंगे, ठीक है, लंबी यात्रा करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं आप ही के लिए। अभी पिछले साल तुम्हारे पास देखो एक हादसा हुआ था, ठीक है, ठीक, हादसा हुआ था, वो जल्दीबाजी के चक्कर में बंदा था, जल्दीबाजी के चक्कर में था, वो क्या हुआ, लड़ गया, ठीक, उसकी डेथ हो गई लास्ट पेपर के दिन, ठीक है। डेथ नहीं, हम जानते हैं डेथ नहीं हुई थी, कुछ पैर और डैमेज हो गया था, ठीक, पेपर भी नहीं दे पाया। हिंदी साल में पेपर प्ले लिस्ट बना दी, 2024 का बना दिया गया, 2024 का चल रहा है, ठीक है, सॉरी 2024 का करा दिया गया, 2023 का चल रहा है, इसको भी करा के ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक। और कोई डाउट, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है भाई, ठीक, 3 सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करते हैं, मतलब जो पढ़ा दिया गया पहले हमारे यहाँ से नज़दीक है तो अच्छी बात है भाई। और लेडीज से तो खा कर, ठीक है, यानी पठान जी आपसे अनुरोध है कि मान लीजिए आप कोई लेडीज़ होंगी ना तो उनको थोड़ा सा नज़दीकी मामले में रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। हो सके यात्रा न करिए ज़्यादा, क्योंकि आप थक जाएंगे तो यात्रा करेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, हो सके तो उसी एरिया में आप रह लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल एग्जाम टाइम में करना पड़ा, ज़िंदगी भाई लोग जाके स्टेशन पे सोते हैं, ठीक है, आप कहीं रूम लेके स्टेबल हो जाइए 1 हफ्ता, क्योंकि कंटिन्यू पेपर होता भाई, ठीक है, एक भी दिन गैप नहीं होता है शाम तक। जैसे सेकेंड ईयर का हमेशा द्वितीय पाली में होता है और फर्स्ट ईयर का हमेशा फर्स्ट पाली यानी मॉर्निंग में होता है, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए, हमारे यहाँ से नज़दीक है, हाँ, ठीक है, हो सके तो। अब और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, विषय संबंधी कोई भी संबंधी आप यानी क्या कर सकते हैं, ठीक है, करा सकते हैं, ठीक है। केवल 3 सब्जेक्ट बचा हुआ, करिए हिंदी साल व पेपर की प्ले लिस्ट बनाए, केवल 3 सब्जेक्ट बना हुआ 2024 का ऑलरेडी हम सब करा दिए हैं, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है भाई। अरे भाई खतरनाक लोग हो यार तुम सब लोग, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आता। देखिए भाई, ठीक है, आप नितिन जी, ठीक है, यादव जी फार्मेसी लीनियर डी फार्मेसी, देखिए अच्छी बात है, ठीक, देखिए टाइम लगता भाई ये सब लिखने में। अब तुम सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखिए कई बुक है, अभी हम बुक से क्या करें, भर भर छाप दें, भर भर छाप दें, ऐसा नहीं है, हम भी संतुष्ट नहीं होते। देखिए
ठीक है। अब देखिए होता क्या, हम भी संतुल हैं, हम 9 10 11 12 का क्लासेस चलाते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास 2 टीचर हम खुद ही रखे हुए हैं। ठीक, हम जब बोर्ड पे आते हैं साइंस पढ़ाते हैं तो रियलिटी में देखा जाए, ठीक है, तो जब पढ़ाते हैं तो ये जब तक दिल से नहीं कहता कि भाई आज मज़ा नहीं आया, तब तक हम उस टॉपिक को छोड़ते भी नहीं हैं। तो उसी तरह से हम भी सोचते हैं कि लुल्ल लेवल से स्टार्ट किया जाए, जब तक उसके माइंड में बैठ न जाए तब तक छोड़ा न जाए। तो कौन सी यहाँ पर लिखने में हम जो भी मान लेते हैं एक आध पॉइंट छूट जाए, ठीक, वो तो अलग बात है, मत जो कन्फ्यूजन वाला होता है तो उसको ईजी से ईजी करके हम यहाँ से लिखते हैं। उसके साथ साथ आपको बता देना चाहते हैं यहाँ जो भी चीज़ लिखा जाता है, जैसे कन्फ्यूजन कोई ज़्यादा होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आप पढ़ रहे हैं तो उस कन्फ्यूजन को आप जल्दी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक, इसीलिए हम इसमें छोड़ देते हैं। यदि आप स्टार्टिंग से हमारा वीडियो देखेंगे, अब तुम सोचो ये सबको आधे आधे घंटे के हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते एसिड रैन आएगा तो उसकी मैकेनिज्म को समझाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाता है, बट हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दिए। तो उसको हम कॉन्सेप्ट कोर लिखे हुए हैं, ठीक है। और कोई डाउट है, ठीक है, क्या लिखे, वीडियो का नोटिफिकेशन देने के लिए, ठीक है, हाँ भाई, लेकिन अभी बार सेकेंड ईयर वालों का पहले होगा, नहीं सेकेंड ईयर वालों का पहले नहीं होगा, दोबारा प्ले लिस्ट में देखिएगा, ठीक है, जो आपका टाइम टेबल आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले नहीं होगा। एक आध पेपर जो इन्वायरमेंटल वाला है पहले करा सकते हैं, इधर उधर करा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में शाम को ही होता है, ठीक। तो चलिए कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, एटलीस्ट हम समझते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को लाइन एथिक्स हिंदी मीडियम पेपर सॉल्यूशन 2023 आना प्लीज़ मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर आइएगा, ठीक है, और रसगुल्ला खा कर जाइएगा, जैसे शादी में बुला रहे हैं उसी तरह से, ठीक है।